हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आपको इस वीडियो का पूरा फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले 4 वीडियोस आ चुके हैं, यदि नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको हिंदी के सभी चारों वीडियोस मिल जाएंगे। और ये आज हमारा 5वां वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर भी हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पुस्तक, चौथी, ड्राइंग ग्रुप, ये बतियाना। अब आपको बताना है कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, चौथी। चौथी जो है ये हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, कालिंदी का समान अर्थी शब्द बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, विष्णुपदी, भार्गवी, अक्रजा या कामाक्षी। अब आपको बताना है कि कालिंदी का इनमें से समान अर्थी या पर्यायवाची कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, अक्रजा। ठीक है, कालिंदी का मतलब समझिए, कालिंदी सरस्वती का पर्यायवाची है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये सरस्वती का पर्यायवाची है कालिंदी, और इसका पर्यायवाची है अक्रजा। इसका एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वागीश। वागीश आपको ध्यान रखना है, ये भी सरस्वती का ही पर्यायवाची है। गीरा भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 2-3 ऐसे पर्यायवाची हैं सरस्वती के कि जो काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, कालिंदी, अक्रजा, गीरा और वागीश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं और यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, थाली का बैंगन होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बहुत रुचिकर होना, सर्वत्र सुलभ होना, अस्थिर विचार का होना, मनपसंद का होना। अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा सी, अस्थिर विचार का होना। थाली का बैंगन होने का मतलब है यहाँ पे अस्थिर विचार का होना, मतलब जिसके विचार स्थिर नहीं होते हैं, पल पल में बदलते हैं, उसको कहते हैं थाली का बैंगन होना। अगला प्रश्न है, निम्नांकित व्यंजनों में से महाप्राण व्यंजन नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है घ, ऑप्शन बी है छ, ऑप्शन सी है ड और ऑप्शन डी है तो। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी रहेगा, तो जो है दोस्तों ये महाप्राण नहीं है, ये है हमारा क्या, अल्प प्राण। ये हमारा है अल्प प्राण। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अल्प प्राण का मतलब होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले, है ना। हर वर्ग का पहला, दूसरा और 5वां जो व्यंजन होता है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और महाप्राण का मतलब होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा निकले। हर वर्ग का दूसरा और जो चौथा व्यंजन होता है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो अब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि महाप्राण क्या होता है और अल्प प्राण क्या होता है, और ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो आपको इसे ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। ये एक कहावत है, मुहावरा है, किंवदंती है या फिर कविता की पंक्ति है। आपको बताना है कि ये क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, कहावत। देखिए, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, ये दोस्तों एक कहावत है। आप देख रहे होंगे ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। तो जो कहावत है उसी को लोकोक्ति भी कहा जाता है। लोकोक्ति का अर्थ होता है जो लोक में प्रचलित होती है। ठीक है, लोक में प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति क्या होती है, अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है, एक पूरा सेंटेंस होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये एक लोकोक्ति या फिर कहावत है। अगला प्रश्न है हमारा, मुझे आज अनेकों काम हैं, इस वाक्य में व्याकरण की अशुद्धि है। संज्ञा संबंधी, विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी या फिर कर्म संबंधी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर विशेषण संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इप्सित शब्द का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इप्सित का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर
ए हो जाएगा अनइप्सित, इप्सित का विलोम हो जाएगा अनइप्सित। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है हमारे विभाव, आलंबन, उद्दीपन या आश्रय। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी होगा, आश्रय। वह व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे कहेंगे आश्रय। अगला प्रश्न है, द्योतन शब्द में कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है कि द्योतन में कौन सी संधि है। अयादि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यण संधि। अब आप जब इसका संधि विच्छेद करेंगे द्योतन का, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा दधि प्लस ओदन। ठीक है, दधि प्लस ओदन। यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा और ई और ओ बना के बन जाएगा यो। और ये जो सूत्र होता है ये यण संधि में ही यूज होता है। तो इस द्योतन में हमारी यण संधि है और यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दधि प्लस ओदन, द्योतन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ है? दरिद्रता में आनंद लूटना, मौज मस्ती करना, आनंद में जीवन जीना, दयनीय होना। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ए, दरिद्रता में आनंद लूटना। लंगोटी में फाग खेलने मुहावरे का जो सही अर्थ होगा हमारा वो है यहाँ पे दरिद्रता में आनंद लूटना। अगला प्रश्न हमारा, निम्नांकित में अल्प प्राण ध्वनि है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इनमें अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। ग, घ, छ और ज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ग। अल्प प्राण का मतलब होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले, मतलब जिनको बोलते हुए मुंह से कम हवा निकले उनको हम अल्प प्राण कहेंगे। और हर वर्ग का पहला, दूसरा और 5वां जो व्यंजन होता है वो हमेशा अल्प प्राण के अंदर आता है। और महाप्राण का मतलब होता है जिन व्यंजन के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले। तो हर वर्ग का दूसरा और जो चौथा व्यंजन होगा वो महाप्राण के अंदर आएगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से वर्तनी जन्य अशुद्ध शब्द बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि इनमें से अशुद्ध कौन सा है। प्रविष्ट, कनिष्ठ, अंधकार, पुरस्कार। तो यहाँ पे राइट आंसर बी रहेगा, कनिष्ठ अशुद्ध है। कनिष्ठ इस तरह से लिखा जाएगा, कनिष्ठ, ठ होगा, ट नहीं होगा। ये बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थाली का बैंगन होना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको पता है अस्थिर विचार का होना, ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किस शब्द में नंज समास है। 4 ऑप्शन है, जलद, पादप, अनंत या यथेष्ट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अनंत। यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह हो जाएगा अनंत का न अंत, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है उसको कहेंगे अनंत। और इस तरह के जो शब्द होते हैं वो नंज समास के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रद्युम्न का पर्यायवाची शब्द बताइए। 4 ऑप्शन है, कपिध्वज, गरुड़ ध्वज, मकर ध्वज या वृष ध्वज। अब आपको बताना है यहाँ पे कि प्रद्युम्न का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, मकर ध्वज। ठीक है, प्रद्युम्न का पर्यायवाची मकर ध्वज है। और प्रद्युम्न की यदि हम बात करें तो प्रद्युम्न कामदेव का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है, कामदेव का पर्यायवाची है। इसके 2-3 पर्यायवाची बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक मकर ध्वज, एक प्रद्युम्न। ठीक है, कामदेव के। और एक इसमें पूछा जाता है अनंग, अनंग भी आपको ध्यान रखना है, ये भी कामदेव का पर्यायवाची होता है। और एक कंदर्प, कंदर्प भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो कामदेव के पर्यायवाची एक प्रद्युम्न, मकर ध्वज, अनंग और कर्दम्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं, खीर शब्द का तत्सम बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ओदन, छार, क्षीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, क्षीर। खीर शब्द का हो जाएगा तत्सम क्षीर। तत्सम का मतलब क्या होता है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा,
निम्न में विदेशी उपसर्ग है? ऑप्शन है नी, बिन, ब, वी। इसमें से आपको बताना है कि विदेशी उपसर्ग कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ब। ब जो है यहाँ पे विदेशी उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द है? कर्म, गौ, विद्या या सोना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, सोना। सोना क्या है? हमारा तद्भव शब्द है। और सोने का अगर तत्सम शब्द बात करें तो सोने का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, सोना। अगला प्रश्न है, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? ऑप्शन है प्रोक्ति, वर्ण, शब्द या फिर वाक्य। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, शब्द। ध्वनियों के परस्पर मेल से शब्द बनते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में कितने नासिक्य व्यंजन हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, 5। अब जो हमारे नासिक्य व्यंजन हैं उनमें आपको ध्यान रखना है, एक तो आता है ड़, ठीक है, यहाँ पे बिंदी रहती है। एक आता है य, एक ण, न और म। ये 5 हैं जो नासिक्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। दोस्तों ये थी आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आज की इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। यदि पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इन वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसी तरह से हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीज चैनल पे चली हुई है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।